नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। और इस 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन जो आपके ऐप पे चल रहा था, अब आपके इस YouTube चैनल पे भी डेली मिलेगा रात को 8:30 बजे से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। दे इंजॉयड थोरोली एट द पार्टी। अब देखिए, दे इंजॉयड आपने यहां पे लिख रखा है। अब यहां पे हम वर्ब की बात करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ ही इस्तेमाल किए जाएंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट वो आ ही नहीं सकते। और वो वर्ब है आपके सबसे पहले एंजॉय, एडेप्ट, ADAPT, एडजस्ट, रिकनसाइल, एग्जॉट, AVIL, अवेल। ये सारे हमारे वर्ब्स हैं। इनका इस्तेमाल आप जब भी करेंगे तो विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये लिखूं आई इंजॉयड, तो ये सेंटेंस मेरा हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं है। आई इंजॉयड वॉट तो नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ऐसे लिखूं आई इंजॉयड द मूवी, आई इंजॉयड द मूवी, तो आई इंजॉयड वॉट, मैंने क्या इंजॉय किया? मूवी इंजॉय किया। ये वॉट का जवाब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस सही माना जाएगा। अगर मैं यहीं पे ऐसे लिखूं आई इंजॉयड लास्ट नाइट, आई इंजॉयड लास्ट नाइट, तो आई इंजॉयड, अब लग रहा है वर्ब के बाद ये है तो ये ऑब्जेक्ट होगा, नहीं। आई इंजॉयड वॉट नहीं, आई इंजॉयड व्हेन। कब इंजॉय किया? लास्ट नाइट को, तो व्हेन का जवाब है, ये एडवर्ब हो जाएगा। तो यहां पर भी आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। अब सवाल यह है कि जब ये वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट आ रहे तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। आई इंजॉयड माई सेल्फ, है ना। और ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये माई सेल्फ यहां पे क्या है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और आपको यह मालूम है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ही होता है। और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कब करते हैं? तो कॉन्सेप्ट आपका यह है कि जब हमारा डूअर और हमारा रिसीवर, यानी डूअर और रिसीवर ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। और हर एक पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका होता है। आई का माई सेल्फ है, वी का आर सेल्फ्स होगा, ही हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, दे देमसेल्व्स, है ना, वी आर सेल्फ्स। ये सब आपको देखना होगा। तो यहां पर आपने क्या देखा? दे इंजॉयड थोरोली। अब थोरोली वर्ड का मीनिंग होता है कंप्लीटली। ये हमारा एडवर्ब के तौर पे यहां पे इस्तेमाल किया गया है। तो दे इंजॉयड, हाउ, कैसे इंजॉय कर रहे? कंप्लीट फॉर्म में। लेकिन क्या इंजॉय कर रहे? तो ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है नहीं, तो ग्रामेटिकल एरर आपका यही होगा, बी बिफोर बॉम्बे। तो आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कीजिए। तो दे इंजॉयड देमसेल्व्स, दे इंजॉयड देमसेल्व्स thoroughly at the party। करेक्ट ऑप्शन बी, बिफोर बॉम्बे। तो यहां पर जितने भी आपके वर्ब्स लिखे गए हैं, चाहे इंजॉय है, एडेप्ट है, ADAPT एडेप्ट है, ये एडजस्ट हो, रिकनसाइल, एग्जॉट, अवेल, ये सारे वर्ब हैं, ऑब्जेक्ट के साथ आएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ जाएंगे। चलिए, हाँ, ये BPSC के लिए है, ठीक है। गोपाल यादव जी, themselves, वेरी गुड। रूबी झा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, द मेथड सजेस्टेड इन द लेक्चर इनेबल्स अ स्टूडेंट टू लर्न मोर क्विकली एंड टू हैव रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या बात है? द मेथड सजेस्टेड इन द लेक्चर, ये यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं कि द मेथड सजेस्टेड इन द लेक्चर, इनेबल्स यहां पर आपका आया हुआ है। सबसे पहले ये इनेबल वर्ड है क्या, ये समझते हैं। तो एक वर्ड हमारा होता है ABLE, एबल, और दूसरा वर्ड होता है हमारा CAPABLE, कैपेबल। ये एबल और ये कैपेबल, ये दोनों वर्ड हमारे जो हैं ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं। ये क्या है? हमारे एडजेक्टिव हैं। अब इसी एबल से
आप इनेबल बनाते हैं ENABLE। और EN वर्ड जो है, EN प्रीफिक्स है आपका। अगर मैं EN की बात करूं तो ये EN हमारा प्रीफिक्स भी होता है और EN हमारा सफिक्स भी होता है। EN प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, ये वर्ड को बना देता है क्या? वर्ब। जैसे हमने यहां पर क्या लिखा, एबल से क्या लिखेगा? इनेबल, तो इनेबल हो गया मेरा वर्ब। उसी प्रकार जैसे आप बात करें स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग से आपका नाउन बनता है स्ट्रेंथ, और फिर स्ट्रेंथेन, STRENGTH, और लास्ट में आपने क्या लगा दिया? स्ट्रेंथेन। तो ये आपका क्या हो गया? वर्ब। और यहां पर EN वर्ड के लास्ट में है तो सफिक्स, यहां पे वर्ड के पहले है तो प्रीफिक्स। तो EN प्रीफिक्स भी होता है, सफिक्स भी होगा। जिस भी वर्ड के साथ रहेगा उस वर्ड को क्या बना देगा? वर्ब बना देगा। तो इनेबल अपने आप में वर्ब है और ये अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है। कई बार बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, ये इनेबल है और एक वर्ड आपका होता है अनेबल, अनएबल, जो कि एबल का एंटोनिम है, एबल का एंटोनिम है। एक मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा आप, चाय आ चुका है गर्मा गर्म, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं फिर चाय को एंजॉय करूंगा। अनेबल, अब अन जो यहां पे लगा हुआ है, अन का मीनिंग होता है नॉट, एबल का मीनिंग होता है योग्य। तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है और ये अनेबल जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे, और ये इनेबल जो है ये हमारा होता है वर्ब। द मेथड सजेस्टेड इन द लेक्चर इनेबल्स। अब इनेबल्स यहां पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया, V5 सिंगुलर है और वर्ब से पहले जो भी आता है वह आपके सेंटेंस का होगा सब्जेक्ट। और अगर आप यहां से यहां तक देखें तो ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, द मेथड सजेस्टेड इन द लेक्चर, और यहां पर भी आपका वर्ब है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ब भी आया है, सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा, तो इसे आप नाउन क्लॉज कहने का काम करेंगे। पहली बात तो ये है ना, ये समझ गए आप। इनेबल्स अ स्टूडेंट टू लर्न मोर क्विकली एंड टू हैव रिमेंबर्ड। अब देखिए, आप इनेबल्स के साथ जा रहे हैं, V5 के साथ जा रहे हैं, तो V5 के साथ अगर जा रहे हैं तो ये प्रेजेंट का मामला होगा, प्रेजेंट का मामला होगा। और यहां पर इंफिनिटिव का टू हैव रिमेंबर्ड आप इस्तेमाल कर रहे। अब आइए इंफिनिटिव के बारे में आप बात कर लीजिए। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव आपके होते हैं 4 टाइप्स के। एक होता है 2 + V1, एक होता है आपका 2B V4, एक आपका होता है 2 हैव V3, और एक आपका होगा 2 हैव बीन V4। ये जो आपका 2 + V1 है ये आपका होता है सिंपल इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव। 2B V4 इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन्फिनिटिव, यानी एक्शन कॉन्टिन्यू है, प्रोग्रेसिव इन्फिनिटिव। 2 हैव V3 इसे बोला जाता है परफेक्ट इन्फिनिटिव, और 2 हैव बीन V4 इसे बोला जाता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव इन्फिनिटिव। यानी अगर आप यहां से ध्यान से देखिए, सिंपल इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि आप बात जो कर रहे हैं वह आगे होने वाला है, यानी कहीं ना कहीं फ्यूचर को इंडिकेट करता है, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं। V4 जो है, V4 ये कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी को बताएगा, यानी बोलने के वक्त वो चीज जारी है। परफेक्ट का मतलब होता है एक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, और जो चीज आपका कंप्लीट है वह आपका पास्ट का सेंस देगा। तो परफेक्ट इन्फिनिटिव जहां पर भी आता है, यानी 2 हैव V3, तो ये एक्शन हो चुका होता है कंप्लीट। और यहां पर आपका V5 यानी प्रेजेंट का मामला, और कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन या तो प्रेजेंट से बनेगा या फ्यूचर से बनेगा, कभी भी आपके पास्ट से नहीं होगा, है ना। तो यहां पर 2 हैव V3 ये पास्ट के साथ जा रहा है, क्योंकि परफेक्ट इन्फिनिटिव है। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, जो कंप्लीट हो गया वो पास्ट का सेंस देगा। इसीलिए यहां पर आप 2 हैव रिमेंबर्ड के साथ नहीं जाएंगे, 2 + V1 के साथ जाओगे। सिंपल इन्फिनिटिव फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट के साथ या फ्यूचर के साथ। तो यहां होना चाहिए द मेथड सजेस्टेड इन द लेक्चर enables a student to learn more quickly and to remember for a longer period of time. करेक्ट ऑप्शन C for Canada। पहले बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ना, ये जो आपका ये नाउन क्लॉज है इसके अकॉर्डिंग आपको नहीं सोचना है ना, ये ध्यान रखना है। जो सजेस्ट किया गया वह इस चीज का सपोर्ट करता है, ये ध्यान रखना है। और अगर इसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो फिर यहां पर एक कंजंक्शन होना चाहिए,
इस इनेबल्स के लिए अलग अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर ये क्लॉज, ये क्लॉज, ये क्लॉज, इस बात का ध्यान रखिए। गोपाल जी समझे कि नहीं? चलिए बताइए फटाफट। फटाफट बोलो। जिनको भी क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है लास्ट में बात करेंगे, बता देंगे हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। कोई डाउट भी है? मैं थोड़ा चाय पी रहा हूं इसलिए साइड हो गया हूं। अब एनर्जी आया बॉडी में चाय के साथ। बिल्कुल डेली होता है डिस्कशन, पहले ऐप पे था, अब ऐप एंड यूट्यूब दोनों पे है। आइए नंबर 3, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स का मामला है, आर्टिकल के क्वेश्चंस हैं। प्लीज लैंड मी डैश डॉलर। अब डॉलर जो है आपका मुद्रा है, करेंसी है, और करेंसी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में जाएगा। अगर सिंगुलर है तो इसके पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल होना चाहिए। तो प्लीज लैंड मी अ डॉलर, करेक्ट ऑप्शन ए फॉर आगरा। नंबर 4 की बात करें, वी स्टडी इन स्कूल, वी स्टडी इन स्कूल, हम स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए? वी स्टडी इन एन स्कूल, अ स्कूल, द स्कूल। तो वी स्टडी इन द स्कूल या इन स्कूल, क्या करोगे, क्या होना चाहिए? तो इन जनरल कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल द का भी इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत यहां पे है नहीं। आइए यहां पे आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का मामला है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां बोला गया ही सेड टू देम डोंट मेक अनवाइज। अब यहां आइए, सबसे पहले आपका क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। फिर आप देखेंगे इन्वर्टेड कामाज के अंदर आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच अभी गया है डोंट मेक अनवाइज, यानी ये गया है इंपैरेटिव सेंटेंस में, इंपैरेटिव सेंटेंस में। अब इंपैरेटिव सेंटेंस के किस फॉर्म में गया है? तो नेगेटिव में। और इंपैरेटिव सेंटेंस का मतलब है नेगेटिव अगर है तो यहां पर डोंट या नेवर प्लस आप V1 का इस्तेमाल करेंगे, आगे ऑब्जेक्ट आपका रहेगा। इंपैरेटिव सेंटेंस आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, नेगेटिव में इसके पहले डोंट या नेवर का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये गया है V2 यानी कि पास्ट में, ही सेड। अब जैसे ही ये पास्ट में गया कोई दिक्कत नहीं है, इंपैरेटिव सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता नहीं है। लेकिन अगर आप देखें डोंट की बात की है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो जैसे ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब कंप्लीट होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के कंप्लीट होने के बाद आप यहां कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और वो कंजंक्शन आपका क्या होगा? दैट नहीं, इफ नहीं, वेदर नहीं, बिकॉज इंपैरेटिव, और इंपैरेटिव में नेगेटिव, तो आपको अब यहां इस्तेमाल करना पड़ेगा नॉट टू, नॉट टू। फिर आपका जो उधर V1 है वो, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके इनडायरेक्ट के फॉर्म में। आइए, ही टोल्ड देम दैट डोंट, भाई साहब इंपैरेटिव है तो दैट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। फिर डोंट के बदले में डोंट नहीं, नॉट टू। ही टोल्ड देम नॉट टू मेक नॉइज, नॉट टू मेक नॉइज। अब मेक अ नॉइज है, ही आस्क्ड देम। अब ये नहीं सोचेंगे सर टोल्ड है तो आस्क कर, ये सब कर सकते हैं आप। ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, जरूरी नहीं है कि इंटेरोगेटिव होगा तभी आस्क्ड लिखा जाएगा, ठीक है, कंप्लीट फॉर्म में यहां अ हटा दिया इसीलिए बी नहीं, करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा होगा, है ना? ये समझना है, नॉट टू मेक अ नॉइज। मेक नॉइज नहीं सुप्रिया, मेक अ नॉइज होता है ना। अगर आप मेक नॉइज लिखेंगे तो कोई फ्रेज है ही नहीं वो। इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों देता हूं ऐसे ही? स्कूल के पहले तो नो आर्टिकल जब जनरल यूज हो, रट्टा नहीं मारना है खुशी पटेल, वहां बिल्कुल सही है इन द स्कूल। और आप जो बोल रहे हैं ये बात भी सही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहां इन जनरल वे में है, तो जनरल वे में आप इस्तेमाल करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये नहीं सोचना है कि आप देखो अगर यहां पर टोल्ड होता, ठीक है टोल्ड है,
और मे का नॉइज होता तो हम बी के साथ जाते, और इसी को बोलते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना, रियल टाइम के अकॉर्डिंग काम करना। तो आस्क यहां पे सही है, बाद बाकी कंप्लीट फॉर्म में। और ये नहीं रटना कि आस्क का इस्तेमाल जब रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव हो तभी होगा, ना ना ना, बिल्कुल करेगा कंफ्यूज। लेकिन अभी एग्जाम में है टाइम, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर 6, माई कजन सेड माई रूममेट स्नॉड थ्रू आउट द नाइट। माई कजन सेड, अब यहां पर भी ये V2 का मामला, और माई रूममेट स्नॉड, और यहां पे भी आपका V2 का मामला। आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, कामा इन्वर्टेड कामाज, रिपोर्टेड स्पीच। क्लास में चलिए, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब मेरा कहां गया है, पास्ट में, यानी V2। रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा कहां है, V2, यानी कि पास्ट में। अब दोनों हमारा पास्ट में जा रहा है, ये भी पास्ट और ये भी पास्ट के इन डेफिनिट में। अब अगर चेंज करना है, और ये सिंपल का स्ट्रक्चर है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद कंजंक्शन आपका दैट आएगा, और ये जो टेंस आपका चेंज होगा ये आपके पास्ट के परफेक्ट में जाएगा। और पास्ट के परफेक्ट में जाने का मतलब ये है कि हैड प्लस भी थर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और यही आपका स्ट्रक्चर है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट के इंडेफिनिट में हो, कन्वर्ट करेंगे पास्ट के परफेक्ट में जाएगा। अब आइए, तो माई कजन सेड दैट, ठीक है। अब यहां पर माई है, और माई आई फैमिली का मेंबर है, यानी फर्स्ट पर्सन, और रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी पार्ट फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कजन उसके अकॉर्डिंग आपने हर लगा दिया, ठीक है। हर रूममेट हैड स्नॉड थ्रू आउट द नाइट, करेक्ट ऑप्शन ए फॉर आगरा। बी में है माई कजन टोल्ड मी दैट, हर रूममेट स्नॉड। आप इधर के टेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और सी में माई कजन कंप्लेन्ड टू मी दैट हर रूममेट इज, भैया इज स्नोरिंग का कोई भी सेंस यहां बनेगा नहीं, करेक्ट ऑप्शन आपका सी भी नहीं होगा। अब आइए यहां पर एक सवाल आपका दिया हुआ है थ्रू आउट, और थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। थ्रू आउट का मतलब होता है कंप्लीट फॉर्म में, थोरोली जिसको आप बोलते हैं। अभी आपने एक एडवर्ब पढ़ा थोरोली, और थोरोली वर्ड का मीनिंग होता है कंप्लीटली। आपने बोला थ्रू आउट द डे, यानी दिन के दौरान, थ्रू आउट द नाइट, रात के दौरान। ध्यान आपको जरूर रखना है। आगे बढ़िए, वो हो जाएगा जो छूटा हुआ है, आज से करंट चलना है ना अनामिका, परेशान नहीं होंगे, वो हम हो जाएगा आपका, करा देंगे। आइए नंबर 17, हु गेव यू आइसक्रीम, हु गेव यू आइसक्रीम। अब यहां ध्यान से आप देखिए, हु गेव यू आइसक्रीम बोल रहे, ये आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म में जा रहा है, और इधर आप क्या लगा रहे हैं, आइस क्रीम। तो ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, एक्टिव और पैसिव का मामला है। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट का मामला होगा, तो आप यहां पर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, वॉज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहां पर दो तरीके से होगा, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं बाय होम, ये, और उसके बाद बना दीजिए पैसिव, बाय होम। क्या लिखोगे आप, हु गेव यू आइस क्रीम, है ना, और गेव आपका क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो हु गेव यू वर, बाय होम वर यू गिवन आइसक्रीम, एक आपका ये हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, इसी तरीके से अगर बनाओगे, बाय होम, देखिए इसको कितने तरीके से बनाया जा सकता है। बाय होम वॉज आइसक्रीम गिवन टू यू, गिवन टू यू, ये दूसरा हुआ। तीसरा क्या है, हु वर यू गिवन आइसक्रीम, लास्ट में बाय। और फिर नेक्स्ट आपका क्या है, हु वॉच आइसक्रीम, हु वॉच
आइसक्रीम गिवन टू यू, और लास्ट में क्या, बाई। इतने तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ऑप्शन में देखते हैं, बाय होम वर यू गिवन आइसक्रीम, बिल्कुल सही है। बाय होम वॉज यू, यू के अकॉर्डिंग वॉज नहीं आएगा, वॉज होता तो फिर आइसक्रीम चाहिए। और ए में हु हैज गिवन, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन बी, बिफोर बॉम्बे, है ना। अब आइए यहां पे क्या बात करते हैं, धनंजय जी किस क्वेश्चन में डाउट है? खुशी परेशान नहीं होना है, लास्ट में हम देख देंगे, टेंशन ना लीजिए आप, ठीक है। लास्ट में हम आपको कर देंगे सेटिस्फाइड क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को, है ना, परेशान नहीं होना है। आइए, आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर, क्लियर है मामला। अब ये फ्यूचर का सेंस है, शैल और विल, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। शैल विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके फ्यूचर में आप क्या करेंगे, शैल विल बी थर्ड, यानी पैसिव का मामला। आई शैल राइट अ लेटर, अ लेटर इज रिटर्न, इज रिटर्न का मामला है, नहीं चलेगा, फ्यूचर में है। अ लेटर विल बी रिटर्न बाय हिम, करेक्ट ऑप्शन बी। अ लेटर हैज रिटर्न, ऐसा नहीं, हैज प्लस बी थर्ड होता है वो परफेक्ट, और लेटर खुद से खुद को लिखेगा नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया बी, बिफोर बॉम्बे। जिनको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, लास्ट में टाइम दूंगा, पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ये क्या है भैया, पढ़ना पड़ेगा इसको, ये क्या बीच में आ गया। पिछले 24 साल से आपकी सेवा में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, महाधमाका ऑफर, वन डे ऑफर, अच्छा एक दिन का ऑफर दिया गया है, सभी कोर्स पर 20% डिस्काउंट, 14 जनवरी 2015, अप्लाई कूपन कोड। अब देखिए, कोई भी बैच आपको अगर परचेज करना है, 2-4 बैच के बारे में तो मैं ही बता दूंगा जो मेरा चल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कूपन कोड मकर, MAKAR और 20, मकर 20, अप टू द 20% डिस्काउंट, है ना। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप से कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करेंगे तो कल 12 बजे रात तक आप इस कूपन कोड के हेल्प से फी जो भी है उसका 20% डिस्काउंट पा सकते हैं। मकर 20, मकर संक्रांति है कल ना, चुरा दही। आइए यहां पे पतंग उड़ाया जाएगा कल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इज रेच्ड, रेच्ड। अब रेच्ड वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो यह है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यह आपका होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, यह होता है आपका एडजेक्टिव के तौर पे। और रेच्ड वर्ड का के मीनिंग की बात अगर आप करेंगे तो इसका मीनिंग होगा मिजरेबल, यानी स्थिति बहुत ही दयनीय है। मिजरेबल वर्ड की बात करेंगे, यहीं पे आप क्रिटिकल वर्ड की बात करेंगे। मिजरेबल है या आपका क्रिटिकल है, यहीं पे आप पॉपर की बात करते हैं, और यहीं पे आप पॉवर्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करेंगे। यहीं पे आप पेन्यूरियस वर्ड की बात करते हैं, PNURIOUS, और सभी का मीनिंग होता है गरीबी, ध्यान आपको रखना है। फिर आपका ये वर्ड आया पुअर, तो पुअर का मतलब क्या, गरीबी होता है, ये आपको मालूम है। इनसेन, अब आइए इनसेन वर्ड को पढ़ें, तो IN प्लस SANE। अब इनसेन वर्ड का मीनिंग क्या होगा, इन किसी भी वर्ड पे आए प्रीफिक्स के तौर पे, इसका मीनिंग होता है नॉट, और सेन का मीनिंग होता है वाइज, यानी नॉट वाइज, यानी कि बुद्धिमान नहीं है। तो इनसेन के लिए अगर हम वर्ड पढ़ें तो हम पढ़ेंगे अनवाइज, और अन का मीनिंग भी क्या होता है, नॉट, यानी बुद्धिमान नहीं है। यहीं पे अगर आप बात करें तो एक वर्ड होता है आपका प्रूडेंट, PRUDENT, और प्रूडेंट वर्ड का मीनिंग होता है इंटेलिजेंट, यानी समझदार होना। और इस प्रूडेंट वर्ड के पहले आप लगा दीजिए IM, इम्प्रूडेंट, और IM एक ऐसा प्रीफिक्स है जो नेगेटिव सेंस आपको देगा, जैसे आपने बोला परफेक्ट, इम्परफेक्ट, प्योर, इम्प्योर, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका यहां पर क्या हो गया, इनसेन यानी कि बेवकूफ टाइप का इंसान, इसको आप बोल सकते हैं सीली, है ना, इसे आप बोल सकते हैं फुल्लिश, यानी मूर्खाधिराज जिसको आप बोलते हैं। फिर आपका फुल्लिश वर्ड भी आया है, तो ये भी उसी सेंस में आपका चला जाएगा, जो स्टूपिड है, जिसे किसी भी चीज की समझ नहीं है। नॉनसेंस, क्या है बंधु, नॉनसेंस इंसान है। अब आइए आगे बात करें, तो रेस्ट का मतलब होता है दयनीय स्थिति, गरीबी स्थिति, सिनोनिम बोला गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पुअर, गरीबी। याद रखिएगा इन सारे वर्ड्स को, और ये जितने भी वर्ड्स आपको यहां पे दिखाई दे रहे, हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। ध्यान देना, एक्सेंट्रिक, इनसेन, एबनॉर्मल,
एनोमेलस, ढेर सारे वर्ड्स हैं, ध्यान अगर रखा जाए तो। एक्सेंट्रिक तो है ही, एक वर्ड होता है एनोमेलस, एनोमेलस। एक वर्ड होता है एबेशमल, एबेशमल, दयनीय स्थिति में होना। आइए नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी। अब ये वर्ड है, इसके लास्ट में आई टी वाई लगा हुआ है, और आई टी वाई किसी भी वर्ड के लास्ट में हो तो यहां पे आप, ये वर्ड आपका नाउन हो जाएगा। और डुप्लीसिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो डुप्लीसिटी आपका एक नेगेटिव वर्ड है, और यहीं से आपका वर्ड बनता है डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट कहने का मतलब जो चीज नकली है ना। तो डुप्लीसिटी वर्ड का मीनिंग हो जाएगा डिशिट, और डिशिट का मतलब क्या होता है? चिटिंग, यानी धोखा होना। यहीं पे वर्ड आ जाता है आपका फ्रॉड, FRAUD। यहीं पे आपका वर्ड बन जाएगा डी फ्रॉड, है ना। और यहीं पे वर्ड आ जाएगा स्विंडल, SWINDLE, यानी धोखा मिलना। रिपीटेशन, यानी कोई भी चीज जब रिपीट हो रहा हो, और रिपीट होने के लिए यानी वो चीज रिवाइज हो रही है, और इसी को हम बोलते हैं चेंट करना, CHANTING। मंत्रों का उच्चारण होता है बार बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उस सेंस में। आर्टलेसनेस, आर्ट का मीनिंग क्या होता है? जहां पर आर्ट की बात करेंगे वहां पे स्किल की बात करेंगे। लेस किसी भी वर्ड के सफिक्स के तौर पे हो तो वर्ड आपका होता है नेगेटिव, और NESS किसी भी वर्ड के लास्ट में हो जाए तो वर्ड आपका हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आर्टलेसनेस यानी उसके अंदर स्किल नहीं है, तो इसी स्किल से आप वर्ड बना सकते हैं स्किल्ड, और इसके पहले आप लगा सकते हैं प्रीफिक्स अन, तो क्या हो जाएगा? अनस्किल्ड। और अन का मीनिंग क्या होता है? नॉट, और स्किल का मीनिंग कौशल। तो आर्टलेस जब किसी भी टाइप का स्किल आपके पास नहीं है, इसी को आप बोलते हैं अनशार्पेन, अनशार्पेन। अब बोलेंगे ये अनशार्पेन क्या होता है? तो इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है शार्प, और शार्प वर्ड का मीनिंग होता है तेज दिमाग वाला इंसान, और आप बोलते भी हैं शार्प माइंडेड, शार्प माइंडेड। लेकिन इस शार्प के पहले क्या लगा हुआ है आपका? अन, तो अन का मीनिंग क्या हो गया? नॉट, यानी शार्प नहीं है, तेज नहीं है, धार नहीं है। और शार्प के लिए ही एक वर्ड आता है एक्यूट, ACUT, और एक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि का मालिक। और इसी के लिए एक वर्ड आता है प्रोडिजी, PRODIGY, और प्रोडिजी का मतलब होता है विलक्षण प्रतिभा का इंसान, है ना, एक अच्छे दिमाग का मालिक। और यहां पर एक ऑप्शन में वर्ड आया है डिसिट, डिसिट का मतलब होता है धोखा, और इसी के लिए एक वर्ड आपका बनेगा स्क्रूपुलस, SCRUPULOUS। स्क्रूपुलस वर्ड का मीनिंग होता है ऑनेस्ट, यानी कि जिसको आप बोलते हैं ईमानदार। लेकिन हमने इसके पहले लगा दिया अन, अब अन जैसे ही लगा तो फिर ये हो गया नॉट, यानी नॉट ऑनेस्ट, नॉट ईमानदार। तो फिर यहां पे हम लगा दिए डिश, डिज ऑनेस्ट, यानी कि बेईमान। तो अनस्क्रूपुलस भी बेईमान, डिज ऑनेस्ट भी बेईमान, और धोखा देने वाला भी बेईमान। सिनोनिम पूछा डुप्लीसिटी का, करेक्ट ऑप्शन C फॉर कनाडा। बाद बाकी ये वर्ड जो आपको जानने ही चाहिए और आप जानते ही होंगे। चलिए, आर्टलेस, नॉन क्रिएटिव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए यहां एंटोनिम ढूंढना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 में, एस्क्यूरिलस, एस्क्यूरिलस। अब LOUS है, OUS। कई बार आपको बता चुके हैं दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में OUS आएगा, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। और एस्क्यूरिलस वर्ड का अगर आप सेंस देखें तो सबसे पहले इस वर्ड का जो कोनोटेशन है वह आपका नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। और एस्क्यूरिलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है एब्यूजिव टोन में बात करना। तो सबसे पहले एक वर्ड होता है मिसहैप, मिसहैप। फिर इस वर्ड का मीनिंग होता है मिसबिहेव। फिर इसी के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट, बुरा व्यवहार, है ना। और फिर यहीं पे आप बात करते हैं एब्यूजिव, यानी कि गलत टोन में बात करना। डिसेंट वर्ड आया है, डिसेंट का मीनिंग क्या होता है? डिसेंट आपका बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, कोनोटेशन इस वर्ड का पॉजिटिव। डिसेंट का मीनिंग होता है जो विनम्र है काफी, यानी इसी को आप बोलते हैं पोलाइट, इसी को आप बोलते हैं हम्बल। एक वर्ड होता है इसके लिए मॉडेस्ट, MODEST, मॉडेस्ट। एक वर्ड होता है इसके लिए URBAN, अर्बेन। एक होता है अर्बन, वो होता है शहरी, यह अर्बेन, URBAN, अर्बेन। और इसी को बोला जाता है सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड इंसान, यानी कि बहुत ही सभ्य इंसान है। उसके बाद आपका वर्ड है रिवाल्ट,
रिवाल्ट का मतलब क्या होता है? तो रिवाल्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को सेपरेट कर देना, है ना, स्प्लिट कर देना, इस बात का ध्यान रखना है। डिवाइड कर देना, अलग थलग कर देना, है ना, स्प्लिट, डिवाइड या फिर सेपरेट। और एब्यूजिव मतलब मिसकंडक्ट, बुरा व्यवहार। तो एस्क्यूलस वर्ड का अगर सिनोनिम पूछता तो एब्यूजिव के साथ जाते। यहां पूछा क्या है? एंटोनिम, तो हो जाएगा डिसेंट यानी कि पोलाइट यानी कि डिसिप्लिन्ड। करेक्ट ऑप्शन ए फॉर आगरा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे तो वर्ड आपका हो जाना है क्या? एडजेक्टिव। सर डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट होमोनिम। हां, और होमोनिम का मतलब क्या होता है? होमो का मीनिंग सेम, ओनिम का मीनिंग नेम, एक जैसा जो लगे आपको, है ना। नहीं, ये होमोनिम नहीं है, ये आपको होमोनिम तो होता है एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होंगे। ये होमोफोन्स हैं, ये होमोफोन्स हैं। होमो मतलब सेम, फोन का मीनिंग साउंड, इसका उच्चारण एक जैसा है, ये होमोफोन्स कहलाएंगे। होमोनिम क्या होता है? एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होंगे, है ना, उसको आप बोलेंगे क्या? होमोफोन, सॉरी होमोनिम, ये ध्यान रखना है। आज टेस्ट इवनिंग में आया था सर, टाइम चेंज हो गया क्या? टाइम तो वही होगा ना जो पहले था। नंबर 12 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर भी एंटोनिम की बात कर रहे हैं आप, विपरार्थक शब्द की बात कर रहे हैं। इफेमरल वर्ड के लास्ट में एल आया है। दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में एल होगा तो उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव होना है। क्या होना है? एडजेक्टिव होना है। इस बात का ध्यान आप रखिएगा। अब आइए यहां देखते हैं क्या होना चाहिए। अगर आप इफेमरल वर्ड की बात करेंगे तो इफेमरल आपका होता है क्या? यह होता है क्षणिक यानी कि ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, इसको आप बोलते हैं इफेमरल, ट्रांजिएंट। इवेनेसेंट, EVANESCENT, इवेनेसेंट। टेम्पररी, TEMPORARY, टेम्पररी, क्षणिक, तात्कालिक, है ना। यहां पर वर्ड आया है पासिंग, यानी कोई भी चीज जब पास कर जाए यानी कि गुजर जाए, है ना, पासिंग। इसी पासवर्ड से आपका वर्ड बनता है पैसेज, PASSAG। और पैसेज का मीनिंग क्या होता है? वे यानी कि रास्ता, यानी पास करने के लिए। यहीं से अगर आप फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करना चाहें, पास थ्रू, पास थ्रू यानी इसके माध्यम से वो चीज पास कर गया। सेंसुअस, अब देखिए सेंसुअस के लास्ट में OUS है और यहां से एक वर्ड एडजेक्टिव बनेगा सेंसुअल, SENSUAL। अब इस तरह टाइप के वर्ड को हम क्या बोलते हैं? सेंसुअस भी है, सेंसुअल भी है, दोनों का बेस वर्ड सेम है, दोनों का बेस वर्ड सेम। इस वर्ड के लास्ट में OUS, यहां पर आपका AL। दोनों के ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे एडजेक्टिव, और जिस दो वर्ड का बेस वर्ड सेम हो लेकिन दोनों में डिफरेंस है उसे हम कहते हैं पैरोनिम। और ये सब आप मेरे साथ मेरे वोकैब बैच में पढ़ते हैं कि होमोनिम क्या है, पैरोनिम क्या है, होमोफोन्स क्या होता है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, हर एक चीज। तो पैरोनिम का मतलब है कि दो वर्ड का बेस वर्ड सेम है, यानी सेंस से ही आपका सेंसुअस भी बना और सेंसुअल भी बना। बोथ द वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। लेकिन डिफरेंस है, जब आप सेंसुअस की बात करेंगे तो यहां पर हम सेंस की बात करते हैं, दिमाग लगाने की बात करते हैं। और सेंसुअल वर्ड जो है ये बॉडीली यानी कि शारीरिक, यानी कि फिजिकल, यानी कि सेक्सुअल, इस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाता है किस वर्ड का? सेंसुअल वर्ड का। और सेंसुअस कहां पे? जहां पर सेंस की बात होगी, सेंस ऑर्गन्स की बात होगी, वहां पे हम बात करते हैं और इसे पैरोनिम कहेंगे। और इस टाइप के वर्ड्स, इसको बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड, है ना, कंफ्यूजिंग वर्ड। आपको लगेगा दोनों एक ही है, बट दोनों एक नहीं है। और ये आप मेरे साथ पढ़ेंगे कहां पे? A to Z वोकैब बैच में। यहां पर वर्ड आया है परमानेंट, और परमानेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? परमानेंट का मतलब जो चीज फिक्स्ड है, यानी इटर्नल, इटर्नल। परपेचुअल, PERPETUAL, परपेचुअल, एडजेक्टिव के तौर पे, है ना, ध्यान आपको रखना है। AL लगा हुआ है तो ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएंगे। और यहीं पे इसका वर्ब फॉर्म भी होता है परपेचुएट, PETUATE, ये आपके वर्ब हो गए, ध्यान रखना है। तो इफेमरल का मतलब होता है क्षणिक और परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। तो आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा? CC फॉर कनाडा, इरोटिक। वेरी गुड। सेंसुअल वर्ड का इस्तेमाल होता है इरोटिक के लिए, और इरोटिक, EROTIC, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इरोटिक मूवीज
यानी जिस मूवी में इंटीमेट सीन ज्यादा हो। वेरी गुड। नंबर 13 की बात करेंगे। वन वर्ड का मामला है, दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिस चीज को देखा नहीं जा सकता है। इनसेंसिबल, इंटेंजिबल, इनविजिबल। अब देखिए यहां पर किसके साथ जाएंगे आप, देखो ध्यान से। इनसेंसिबल, इन का मीनिंग क्या होता है? नॉट। बात को समझिएगा। इन, फिर आपका यहां पर क्या हो गया? सेंस, और यहां पर आपका आईबीएलई। आईबीएलई किसी भी वर्ड के लास्ट में हो, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव होता है। इनका मीनिंग आपका नॉट होता है। सेंस के मीनिंग की बात करेंगे तो वहां पे दिमाग लगाने की बात होगी। तो इनसेंसिबल, जो चीज बेवकूफी से भरा हुआ है, यानी उसी को आप बोलेंगे इनसेन। क्लियर है मामला? अभी आप पढ़े थे, सेन का मीनिंग वाइज होता है। इनविजिबल, यानी जो चीज आपको दिखाई ना दे। विजिबल है ना, विजिबल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कैन बी सीन, समथिंग दैट कैन बी सीन। फिर यहां पर एक वर्ड आया है इंटेंजिबल, यहां पर भी इन लगा हुआ है तो यहां नॉट हो जाएगा। अब आइए टेंजिबल वर्ड के मीनिंग की बात करें। टेंजिबल क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसे टच किया जा सके। समथिंग दैट कैन बी टच्ड। लेकिन आपने क्या लिखा है? इन यानी कि नॉट, यानी जिस चीज को टच नहीं किया जा सके, इंटेंजिबल। और जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते, क्या उस चीज को देख नहीं पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इंटेंजिबल भी आपके इमोशन से लिया गया है। ये आपका इमोशन होगा, फीलिंग होगी, और आप उसको टच नहीं कर सकते। और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपका अब लिखा हुआ है विच कैन नॉट बी सीन, है ना? तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। भैया डी मारना पड़ेगा, है ना? अनटचेबल, लॉजिक के अकॉर्डिंग जो चीज अनटचेबल है, इमोशन टच नहीं कर सकते उस चीज को, डी आंसर होना चाहिए। गलती नहीं करेंगे आप। नंबर 14 की बात करें, बोला गया टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट। टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, आराम से आप उस चीज पे क्या कर रहे हैं? फ्लैट स्लैपिंग कर रहे हैं। फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है प्लेन। फ्लैट का मतलब क्या होता है? प्लेन, है ना? एकदम सिंपल। अब यहां पे स्वैट वर्ड आएगा और यही है आपका CHOP और HEW। इस दोनों वर्ड का मीनिंग होता है कट करना। कट करना, किसी भी चीज को छांटने के लिए। और काटने के लिए एक वर्ड और होता है PARE, पेयर, है ना? और पेयर वर्ड का इस्तेमाल कहां होता है? जिससे मैंने बोला पेयर द नेल, हम जो नाखून काटते हैं ना, उसके लिए पेयर वर्ड का इस्तेमाल होता है PARE। और एक आपका होता है PAIR, पेयर यानी कि जोड़ीदार, दो लोग, है ना? इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना है। और ये HEW है, और एक ह्यू ये होता है HUE, ह्यू। और ह्यू का मतलब क्या होता है? इस ह्यू का मतलब क्राई करना होता है, रोना होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी का मीनिंग कलर भी हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग निकल रहे तो इसी को आप क्या कहते हैं? होमोनीम कहने का काम करते हैं। ध्यान आपको रखना है। टेंजिबल सर ब्रिटल का सेंस देता है। मैंने क्या बोला? एक वर्ड के मल्टीपल सेंस होते हैं ना, तो अलग अलग सेंस देगा, बिल्कुल देता है। आइए यहां पे 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इन हाई स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है सोल, यानी कि आत्मा, मन, मस्तिष्क। और वो बिल्कुल टॉप पे है, हाई पे है, यानी आप बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हैं, है ना? यानी टू मच एक्साइटमेंट, टू मच एक्साइटमेंट। ही वॉज इन अ ड्रंकन स्टेट, यानी ड्रंकन स्टेट में है, पिया हुआ है। ही वॉज वेरी चीयरफुल, और वेरी चीयरफुल का मतलब क्या होता है? काफी एक्साइटेड होना या इलेटेड फील करना। और इलेटेड फील करने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है यूफोरिक, और यूफोरिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा ही खुश होना। इसी के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं एक्सहिलरेटेड, बहुत ज्यादा खुश होना। और एक वर्ड आपने जरूर पढ़ा होगा एंथुजियास्टिक, ENTHUSIASTIC, एंथुजियास्टिक, बहुत खुश होना। और ही टॉक्ड इनकोहेरेंटली। इनका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग होता है नॉट, और कोहेरेंट का मतलब होता है रेलेवेंट, यानी कि लॉजिकल, लॉजिकल। तो इनकोहेरेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इलॉजिकल।
इल लॉजिकल, और इल किसी भी वर्ड के पहले आए नेगेटिव, यानी आप लॉजिकल बात नहीं कर रहे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होना है बी, इन हाई स्पिरिट। बी बिफोर बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल संदर्भ में बात करना, उस कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट या अचर्मिन। इडियम है इन हिज यूथ ही वॉज प्रैक्टिकली रोलिंग इन मनी, है ना, अपने जवानी के दिनों में उसने प्रैक्टिकली रोलिंग इन मनी यानी बहुत पैसा कमाया। तो रोलिंग इन मनी का मतलब होता है टू अर्न मनी, टू अर्न मनी टू मच, यानी बहुत ज्यादा पैसा कमाना, यानी लिखा हुआ स्पेंडिंग मोर देन हिज इनकम, अपने इनकम से ज्यादा खर्च करना। बोरोइंग मनी लिबरली, किसी से पैसा मांग लेना। वेरी रिच, अमीर बनना। ऑप्शन सी, सी फॉर कैनेडा। अब यहां भी क्लास चलेगा, ये अच्छा क्या बोलते हैं यूट्यूब पे, ऐप पे भी तो लाइव है बंधु, ऐप पे भी तो क्लास आपका चल ही रहा। मैं दोनों कमेंट्स देख रहा हूं। नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपका है करेक्टली स्पेल्ड सिंपल बैनर पैटर। अब देखिए सिंपल की स्पेलिंग क्या होगी, SIMPLE। सिंपल का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, है ना। बैनर का क्या होता है, BN बैन, ये आपका वर्ब है। बैन करना यानी कि आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया, और बैनर बनाना है इसी से, तो BANNER। आपको मालूम है वर्ब के लास्ट में जब ER आता है तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्ब के लास्ट में ER हो तब कॉमन नाउन होता है। बच्चे कई बार रट्टा मार लेते हैं, ER हो तो कॉमन नाउन नहीं। अगर एडजेक्टिव के लास्ट में ER लगा दोगे, ग्रेट का ग्रेटर करोगे, तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि वर्ब के लास्ट में ER है तब हमारा वो कॉमन नाउन है। किसके लास्ट में, वर्ब के लास्ट में ER या वर्ब के लास्ट में OR। सिर्फ ये रट्टा मारेंगे कि OR रहे तो कॉमन नाउन, तो फिर आप जूनियर को भी आप बोल देंगे कॉमन नाउन, जबकि जूनियर जो मेरा वर्ड है ये मेरा एडजेक्टिव के तौर पे है। ध्यान रखना है। आइए, पैटर्न नहीं होता, पैटर्न होता है, और पैटर्न के स्पेलिंग PATTERN, पैटर्न यानी कि मेथड। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा E फॉर एलिफेंट। दोनों जगह आप ही है, हाँ हाँ बिल्कुल दोनों जगह, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह हम मिलेंगे आपको। आइए यहां देखिए, ये आपका है वोकैब का बैच। अभी मैं आपको वर्ड ही पढ़ा रहा था, है ना, और ये वोकैब का बैच है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्लीट A to Z वोकैब बैच, है ना। इस बैच में आने के बाद शब्दों के गणित को आप समझते हैं, शब्दों के साइंस को आप समझते हैं, वर्ड को कैसे याद किया जाता है, वर्ड को कैसे समझा जाता है, आप रट्टा नहीं मारते हैं, चीजों को समझते हैं। और ये वोकैब के लिए डेडिकेटेड बैच है। इस बैच में हम वर्ड के बारे में बात करेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजल वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। आपने देखा यहां पे सेंसुअल, सेंसुअस, फिर आपके पैरोनिम है, होमोफोन है, होमोनिम है, फॉरेन एक्सप्रेशंस हैं, ढेर सारे वर्ड्स आप यहां पे मेरे साथ पढ़ते हैं। और ये बैच ज्यादा दिन का होता भी नहीं है, 45 to 15 डेज का ये बैच होता है। और इस बैच में अगर आपने 45, 50 या 2 महीने खर्च कर दिए तो फिर आपका वोकैब जो होता है जबरदस्त लेवल का होता है। फिर आप वर्ड जो आपके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है कि उसके सेंस को आप समझने की ताकत रखते हैं। यह आपका बैच 27 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, शाम में 4 से 5 में आपका यह बैच चल रहा है डेली। ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे, 4 to 5। और मकर संक्रांति है कल, तो मकर 20 करके आपका कूपन कोड भी है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 20% का डिस्काउंट इस पे आपको मिल जाएगा। और ये बैच आपको मिलेगा कहां, तो अपना भैया ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां पे ये बैच आपको मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड आया है आपका, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर, SCRIPTURE, करेक्ट ऑप्शन आपका यही है। और स्क्रिप्चर वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मीनिंग होता है डिजाइन, एक इसका मीनिंग होता है घोस्ट यानी कि भूत, पिचास, चुड़ैल, भूतनी के, है ना, या विच, डायन। समझते होंगे आप। चलिए यहां पे आ जाइए, करेक्ट ऑप्शन बी बिफोर बॉम्बे। आपका प्रेपोजिशनल बेस्ड क्वेश्चंस यहां पे आ रहा है। बोला गया यू शुड नॉट पुट डैश डूइंग समथिंग अंटिल द वेरी लास्ट मिनट। यू शुड नॉट पुट डैश डूइंग समथिंग अंटिल द वेरी लास्ट मिनट, यानी अंटिल किस चीज को बतलाता है, टाइम को। अंटिल अपने आप में कैसा वर्ड है, नेगेटिव। तो यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में रुकावट, है ना, अंत मोमेंट तक। तो पुट ओवर, पुट ऑफ, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से अलग हो जाना, है ना, पुट ऑफ, सेपरेट।
पुट, इस पुट ऑफ का कोई सेंस नहीं। पुट ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन। तो यू शुड नॉट पुट ऑफ डूइंग समथिंग, और पुट ऑफ डूइंग समथिंग या पुट ओवर दोनों हो सकता है, ए भी और सी भी। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, डी फॉर डेली। दोनों का मतलब होता है सेपरेट करना, किसी भी चीज को रोक देना, तो डी ऑप्शन आपका माना जाएगा। 20 बोला गया आफ्टर हैविंग टी ही सेटल्ड हिमसेल्फ डैश हिज आर्म चेयर। चाय पीने के बाद, आफ्टर हैविंग टी, प्रेपोजिशन के बाद हैविंग आया है, इसको आप क्या बोलेंगे, तो जिरंड बोलेंगे। ही सेटल्ड यानी कि V2, हिमसेल्फ डैश हिज आर्म चेयर। अब आर्म चेयर अगर है तो चेयर के बीच में आप बैठे होंगे, है ना, कॉल ऑफ भी होता है, वेरी गुड। अब यहां पर आप पुट ऑफ हिमसेल्फ डैश द आर्म चेयर इनटू टू ओवर। ओवर का मतलब होता है जब किसी भी चीज के आप ऊपर बैठे हैं, अपसाइड का मामला है ना, ओवर का मामला होगा। ओवर ब्रिज बोलते हैं, रोड के ऊपर होता है। टू किसी भी चीज के किस चीज को बतलाएगा, डेस्टिनेशन को बतलाएगा, ही इज गोइंग टू गांधी मैदान। टू बतलाता है अफेक्शन को, सो अफेक्शन टू द पुअर। टू बतलाता है पर्पस को, ऑल ऑफ यू हैव कम हियर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। तो टू का ये इस्तेमाल है। इन टू का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज पे हैं, है ना, इनसाइड का मामला सबसे पहले। तो दूसरी बात, यहां पर आपको दिखता क्या है, तो यहां पे आपको दिखता है मोशन। क्या दिखता है बंधु, मोशन। तो आफ्टर हैविंग टी ही सेटल्ड, सेटल हुआ है, जाके बैठा होगा, उसमें कुछ ना कुछ गति होगी, इसीलिए इनटू का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना है। और वहीं पे अगर आर्म चेयर नहीं होता, आर्म नहीं, तो क्या बोलेंगे, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। ध्यान आपको रखना है। ऐप पे शो नहीं कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं। चलिए 21 में आ जाओ। क्वेश्चन 21 क्या है, वी हैव नो अल्टरनेटिव प्लान टू डैश ऑन। ऑल्टरनेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऑल्टरनेटिव का मीनिंग होता है ऑप्शन, यानी कि विकल्प। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है ना। प्लान टू डैश ऑन यानी इस चीज के अलावा। फॉल बैक ऑन, फॉल आउट, फॉल ऑफ। अब देखिए यहां पे फ्रेजल वर्ब होता है फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन। इसी को हम बोलते हैं बैंक ऑन, और इसी को हम बोलते हैं काउंट ऑन। फॉल ऑफ का मतलब वही होता है किसी भी चीज को डाउन कर देना, नीचे कर देना, ब्रिंग डाउन। फॉल आउट का मतलब होता है फाइट, लड़ाई झगड़ा करना। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो वी हैव नो ऑल्टरनेटिव प्लान टू फॉल बैक ऑन इट, यानी हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि इसके क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव प्लान टू फॉल बैक ऑन, यानी इसी पे निर्भर होना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। फॉल आउट नहीं, फॉल बैक ऑन, डिपेंड होना, ये ध्यान रखिए। फॉल आउट कैसे बोलेंगे, फॉल आउट का मीनिंग होता है आपको फाइट करना। तो फॉल आउट ऑन, फाइट करने का मामला, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इंग्लिश विद एम रहमान, फुल आउट, फॉल आउट क्वेरल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आइए 22 की बात करें, फाइंड द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब यहां पे पंक्चुएशन का मामला होगा। विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू कन्वे प्रोपोर्शंस। अब प्रोपोर्शंस क्या होता है जी, ये प्रोपोर्शन 5:2। अब इसको आप क्या बोलते हैं, इसको सिंबॉलिक मीनिंग के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कॉलोन बोलेंगे, है ना। तो ये कॉलोन है आपका। सेमी कॉलोन ऐसे होता है, सेमी कॉलोन ऐसे होगा, कामा ऐसे होगा, है ना। तो प्रोपोर्शंस की बात कर रहे हैं। और कन्वे का मतलब होता है टू से समथिंग। कन्वे का मतलब होता है टू से समथिंग टू समवन, टू से समथिंग टू समवन। तो यहां पर कॉलोन का सेंस निकल के आ रहा है। हमारा आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे। यहां पर आपका पोएटिक डिवाइस का मामला, आई डिजायर्ड माई डस्ट टू बी मिंगल्ड विद योर्स। आई डिजायर्ड माई डस्ट, माई डस्ट टू बी मिंगल्ड। मिंगल्ड का मतलब क्या होता है, मिक्स हो जाना, विद योर्स, है ना। मतलब इसका यह हुआ कि मेरी इच्छा है कि तुम खत्म ही हो जाओ, है ना। टू बी मिंगल्ड विद योर्स यानी मेरे साथ जो भी नेगेटिव पॉइंट है वह तुम्हारे साथ हो जाए। और आपने बहुत ही गंदे तरीके से किसी को बोला, यानी क्या बोलते हैं, किसी का बहुत बुरा हो जाए, मर जाओ,
है ना, गो टू हेल, उस सेंस में आप बात कर रहे, इसको आप क्या बोलेंगे? एंटीथेसिस क्या होता है? एंटीथेसिस होता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन। एंटीथेसिस की अगर आप बात करें तो ये हमारा होगा क्या? कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन जो होगा, कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट फीलिंग। और इस अपोजिट फीलिंग को आप किस चीज में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? तो क्लॉज में। और क्लॉज आपका होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उसके साथ क्या होगा? विद वर्ब। एपिग्राम तो होता है कोई कहावत, सेइंग के सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं एपिग्राम। और हाइपरबोले होता है किसी भी चीज को बढ़ा के प्रस्तुत करना। अब आप किसके साथ जाएंगे? एग्जैजरेटिंग थिंग। वेरी गुड, हाइपरबोले है एग्जैजरेटिंग थिंग। तो आप यहां पे बोल रहे हैं डिजायर्ड माय डस्ट टू बी मिंगल्ड विद योर्स, तो ये आपका क्या होना चाहिए? हाइपरबोले, यानी आप बढ़ा चढ़ा के किसी को कुछ बोलने का काम करें। आशीर्वाद ही दिए आप किसी को बहुत अच्छे से बढ़ा चढ़ा के, अंबानी बन जाओ तुम, और किसी को श्राप ही दे रहे हैं तो उसी टाइप से। इसीलिए हमारा आंसर ए हो जाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके भेजे हैं सर। ओके, किसका फोटो भेजे हैं बताइए? आइए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। ईदर माय फादर और माय ब्रदर्स डैश गोइंग टू सेल द कार। अब यहां पर देखिए, ईदर और के साथ सब्जेक्ट आप कनेक्ट कर रहे हैं, या आप यहीं पे नीदर नॉर के साथ सब्जेक्ट कनेक्ट करें। वर्ब जो होगा, यहां जो आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे ना बंधु, वो वर्ब जो होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये रट्टा नहीं मारना कि पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाद वाले के अकॉर्डिंग। जो वर्ब के बहुत नजदीक है सब्जेक्ट, उसके बारे में आप बात करेंगे। तो इधर माय फादर और माय ब्रदर्स यानी प्लुरल फॉर्म में आया है, तो आप आर के साथ भी जाएंगे। अब वर भी आपका प्लुरल है, और बीपीएससी टीआरई आपका ऑप्शन देता है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी। सुप्रिया, इज कैसे कर रहे हैं आप? इज किस एंगल से आपको लग रहा है इज होगा? श्वेता, आप इज कैसे होगा? ऐसी गलती करेंगे आप एग्जाम में जाके? हैं? ऐसी गलती करनी है? इज कर रहे हैं आप, बहुत गलत बात है ना, ध्यान रहे इस बात का। गलत कर रहे हैं आप लोग, अच्छा नहीं लग रहा। इतनी छोटी छोटी गलतियां आप करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, हल्के क्वेश्चंस में पता नहीं क्या हो जाता है आपको। ध्यान रखिए। धाकर बैच, अच्छा इसके बारे में बात करेंगे। आइए यहां, नीदर माय सिस्टर्स नॉर माय मदर। अब यहां पर मदर और तुरंत होना चाहिए वर्ब। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब लगेगा सिंगुलर। अब यहां पे वॉच के साथ जाइए आप। किसके साथ? वॉच के साथ जाना है। क्वेश्चन टैग बोला बी क्वाइट, बी क्वाइट। अब देखिए, क्वेश्चन टैग बी क्वाइट बोल रहा, बी आपका है वर्ब। जब कोई सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट होता है, V1 है या V1 के साथ ऑब्जेक्ट है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, या इसी का नेगेटिव भी आपको दिखता है, जहां पे आप डोंट या फिर नेवर और साथ में V1, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। इसको हम बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। अब इंपैरेटिव सेंटेंस की जैसे ही आप बात कर रहे हैं, तो इंपैरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? अब आप रट लेते हैं, अगर इंपैरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो इसका टैग बन जाएगा या तो विल यू या वांट यू, है ना। ये बच्चा रट लेता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर मेरा इंपैरेटिव नेगेटिव हुआ तो टैग मेरा विल यू ही बनेगा। अब ये क्यों होता है ऐसा? अगर मैं आपको बोल दूं कि बी क्वाइट का विल यू भी होगा, वांट यू भी होगा, आंसर हो गया डी। लेकिन लॉजिक समझिए, जब भी आप इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैंने बोला सिट डाउन, क्या बोला मैंने? सिट डाउन, ये हो गया हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। तो यहां पर सब्जेक्ट तो आपका लिखा नहीं है, ऑब्जेक्ट तो आपका लिखा हुआ नहीं है। अब आप किसके अकॉर्डिंग जाएंगे? अब इसी सेंटेंस को अगर कंप्लीट फॉर्म में बोले सिट डाउन, तो इसका मतलब है आई ऑर्डर यू टू सिट डाउन, यानी मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बैठ जाइए। तो जैसे ही आप सिट डाउन बोलेंगे, आप किसको बोलेंगे? जो आपके सामने है, जो आपके सामने है। क्लियर है मामला? और आपके सामने जो भी है वह आपका लिसनर होगा,
और बोलने का काम आपने किया है। इसीलिए इंपैरेटिव सेंटेंस में जब भी बात करते हैं तो अंडरस्टूड होता है। और अंडरस्टूड कौन कौन होगा? तो डूअर अंडरस्टूड होता है ना, और लिसनर भी आपका अंडरस्टूड होगा। डूअर आपका होता है आई, मैंने बोलने का काम किया। लिसनर आपका होता है यू, ये बोला नहीं जाता है। तो जैसे ही आप बोले सिट डाउन, अब सवाल आते हैं, समझ गए आप? आई हुई, अब आप सवाल पे आते हैं। हमने बोला सिट डाउन, बैठ जाइए। जैसे ही आप किसी को बैठने बोले, या इंपेरेटिव में आपने बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए, तो वो थोड़ी देर के बाद लाएगा, आपके बोलने के बाद लाएगा। जो एक्शन होगा, जो एक्टिविटी होना है, वह फ्यूचर में होगा। क्लियर है मामला? और फ्यूचर में पानी ला के कौन देगा? जिसको आपने बोला है, जो आपका लिसनर है। अब आपने बोला पानी लाओ, हो सकता है लाके दे, हो सकता है लाके नहीं भी दे, और मामला फ्यूचर का है और वही लाके देगा, तो सबसे पहले तो यू। क्लियर? फ्यूचर तो यू के अकॉर्डिंग विल, लाके दे भी सकता है, नहीं भी, इसलिए विल यू भी, और वांट यू भी, है ना। तो ये आपका ये हो गया अफर्मेटिव पॉजिटिव वाला। नेगेटिव, आपने बोला नहीं नहीं पानी नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली है बोला कि नहीं ही देगा, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे यू कहां से, विल कहां से। कोई भी डाउट हो, सवाल आपको कर लेना है। प्लीज भी आई तो हो सकता है सर, कहां पे भी आई क्या लिख रहे हैं आप? डी वाला ऑप्शन बहुत खतरनाक है सर। हाँ हाँ बिल्कुल खतरनाक है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी हो गया, ध्यान रखना है आपको। इसमें डाउट होगा सवाल कर लीजिएगा। 27 आपसे क्या कह रहा? आई एम कंसर्न्ड दैट लिली इज अनवेल। आई एम कंसर्न्ड, मैं चिंतित हूं, लिली इज अनवेल। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन टैग आप बना रहे, और क्वेश्चन टैग आप बना रहे तो आई एम कंसर्न्ड, मैं चिंतित हूं, लिली इज अनवेल। अब टैग किसका बनना चाहिए? अब यहां पर अगर दैट से ले जाओगे, दैट लिली इज अनवेल, दैट लिली इज अनवेल, तब इसका सेंस ही कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि दैट के साथ इधर गए हैं तो उसका रीजन आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो जब दो क्लॉज साथ में आए, क्लॉज 1 और आपका क्लॉज 2, ये दोनों जब इकट्ठे साथ में आ रहे हैं, क्लियर है मामला? एक अपने आप में होगा कंप्लीट, पहला वाला भी हो सकता है या दूसरा वाला हो सकता है, दूसरा आपका होगा इनकम्प्लीट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो कंप्लीट होगा टैग उसी का बनाना है ना। और कंजंक्शन से आने वाले जो भी क्लॉज है वो आपका इनकम्प्लीट ही सेंस देंगे। अगर मैं बोलूं लिली इज अनवेल तो मामला ठीक है, लेकिन दैट लिली इज अनवेल है ना, तो वो वहां पर कंप्लीट होगा नहीं, और कंप्लीट नहीं होगा तो आप किसका बनाएंगे? आई एम कंसर्न्ड, इसी का टैग आपको बनाना है। और आई एम का अरंट आई होता है, एमेंट तो होता नहीं। एम आई कब होता? जब आप नेगेटिव सेंस में यहां पर आई एम नॉट के साथ जाते, तो यहां एम और आई का इस्तेमाल आप कर रहे होते। ठीक है ना, ध्यान आपको जरूर रखना है इन बातों का। 28 बोला गया देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन दिस बैच बट 50 ऑफ देम आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। और 50 को यहां पे ब्रैकेट में डाला, अंडरलाइन पार्ट में डाला, और आपसे पूछा जा रहा भैया क्या होगा। देखिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। नंबर जो है ये हमारे सेंटेंस में नाउन भी होगा, ये प्रोनाउन भी होगा, और ये एडजेक्टिव भी होगा। क्लियर? अब देखिए कैसे। अगर मैं नाउन की बात करूं, मैंने बोला 7004520438 इज माय मोबाइल नंबर। अब तो यहां पर ये देखिए ये कहां आया है? ये वर्ब के पहले आया, वर्ब के पहले आया तो ये बना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनेगा कौन भैया? तो नाउन। तो यहां पर ये नंबर काम किसका कर रहा है? नाउन का। यहां पर बोला गया देयर आर 500, तो देयर आर 500 व्हाट? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इज द नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव, यहां पे ये नंबर एडजेक्टिव है। बट 50 ऑफ देम, अब ये आपका ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के पहले जो आता है वो आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनता कौन है? या तो नाउन या प्रोनाउन, और इस नंबर के पहले के बाद प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन से पहले ये आया तो सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपोजिशन से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव होगा, बाद में ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे है, तो ये हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। तो नंबर जो आपका है वह आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव दोनों होता है। नाउन तब होगा
जब सब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, या बंधु कॉम्प्लीमेंट का काम करे। एडजेक्टिव तब होगा जब किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाई करेगा। प्रोनाउन तब होगा जब किसी नाउन के प्लेस पे आएगा। और ये 50 ऑफ देम किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट नाउन है जो नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन। करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। समझे कि नहीं समझे बताइए फटाफट, टकाटक। 1 मिनट रुकेंगे। एक मिनट मुझे समय दीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट का, क्योंकि एक शेड्यूल मेरा लगा हुआ है 9:45 से, उसको 10 बजे करना पड़ेगा क्योंकि आपके सेशन में मुझे टाइम लगेगा। थोड़ा बोल देता हूं। चलिए तब तक बताइए आप लोगों का पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है ना? आप लोगों का पढ़ाई लिखाई जबरदस्त चल रहा है ना? जबरदस्त जिसको बोलते हैं। हेलो, चलिए बंधु आ जाइए। मुझे लगा था लगभग 9:45 तक हो जाएगा, लेकिन 10 बज जाएगा आपके इस डिस्कशन में। यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है, लिटरेचर। और ये क्वेश्चंस आप एक बार और प्रैक्टिस कर चुके हैं मेरे साथ किसी ना किसी सेट में। हु इज द ऑथर ऑफ ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? अब ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इन्होंने लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये लिखने का काम किया जवाहरलाल नेहरू। कब लिखा गया ये? 1934 में। ये जो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है ये आपका कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। और कलेक्शन ऑफ लेटर्स यानी कि कितने लेटर्स हैं इसमें? 196। यानी एक लेटर, दूसरा पत्र, तीसरा, तो 196 लेटर्स का कलेक्शन है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और जवाहरलाल नेहरू ये जो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखे तो ये किसको एड्रेस करते हैं? तो अपनी डॉटर आयरन लेडी, कौन? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, इंदिरा गांधी को। और ये जो लिखे थे कहां से? घर में बैठ के, एसी रूम में बैठ के? बिल्कुल नहीं, जब ये जेल में होते थे, क्योंकि इंडिया हमारा गुलाम था, है ना, तो जेल में बैठ के लिखने का ये काम करते थे। इंदिरा गांधी के लिए उन्होंने लिखा था। क्लियर? क्या? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। बाद बाकी राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये सेंट्रल मिनिस्टर थे उस समय, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल। आइए, हु रोट द बुक एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स? होम्स पढ़ा जाएगा HOLMES। एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स ये जो आपका लिखा गया है ये कब लिखा गया? भाई साहब ये लिखा गया 1888, ये रिटर्न है। ये पब्लिश कब हुआ? 1892 ये पब्लिश हुआ आपका। इसको लिखने का काम किन्होंने किया? ऑर्थर कॉनन डॉयल ने, मुल्कराज आनंद ने, शरत चंद्र चटर्जी ने। अब यहां पे ऑर्थर कॉनन डॉयल यही आपके राइटर हैं। और आर्थर कॉनन डॉयल का फुल नेम पूछा जाता है एग्जाम में, आइए मैं आपको बता दूं। अर्थर इग्नाइटस कॉनन डॉयल, ये पूरा नाम है, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, अर्थर कॉनन डॉयल। मुल्कराज आनंद ये इंडियन राइटर हैं और इनका ढेर सारा नॉवेल फेमस है। जैसे एक फेमस नॉवेल है इनका अनटचेबल, ये भारत की गरीबी, फिर
डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इन सभी पे लिखने का काम किया। अनटचेबल, कूली, ये मुल्कराज आनंद साहब का है। शरत चंद्र चटर्जी, इनका नाम चटर्जी भी है और चट्टोपाध्याय भी है। तो अगर कहीं पे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देखने में मिल जाए तो आप ये नहीं सोचेंगे एक अलग मामला है, वही मामला है। और मुल्कराज आनंद हो गए या खुशवंत सिंह हो गए या आपके राजा राव हो गए या अमिताभ घोष हैं, अनीता देसाई हैं, अरुंधति रॉय हैं, और क्या नाम है, सरोजनी नायडू हैं, और एक नाम भूल रहा हूं, हाँ, आर के नारायण। ये सब इंडियन राइटर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर। इनसे सवाल जवाब पूछा जाता है, जो मैं पढ़ाता हूं अपने लिटरेचर के बैच, धाकर बैच में। सवाल है यहां पर नेक्स्ट, द लाइन्स What a piece of work is man, how noble in region, how infinite in faculty are from the play. अब ये लाइन जो है, the lines what a piece of work is man, how noble in region, how infinite in faculty are from the play, किस प्ले से लिया गया है? किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों जो आपके वर्क है, किंग लियर, हैमलेट या मैकबेथ, ये तीनों आपके ट्रेजेडी हैं। क्या है? ट्रेजेडी। और ये किसके ट्रेजेडी है? तो विलियम शेक्सपियर साहब के। विलियम शेक्सपियर साहब, विलियम शेक्सपियर साहब की बात करेंगे। फिर से लिख देता हूं, वैसे तो आप लोगों को याद ही है। 1564 में ये पैदा होते हैं और 1616 में इनकी डेथ होती है। इनकी क्या होती है? डेथ होती है। जब भी विलियम शेक्सपियर का नाम आता है तो आप रेनेशा, और रेनेशा कब आता है? मिडिल इंग्लिश पीरियड के बाद। और रेनेशा में दो, वैसे तो ढेर सारे हैं, 4 एज हैं, 2 की बात मैं करूंगा। एक होगा एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज, और एक आपका होता है जैकोबियन एज। अगर आप एलिजाबेथन एज की बात कर रहे हैं तो एलिजाबेथन एज आपका कब से कब तक? तो 1558 टू 1603, और जैकोबियन एज 1603 टू 1625। विलियम शेक्सपियर को एलिजाबेथन, जैकोबियन दोनों एज का राइटर माना जाता है। यह ध्यान आपको जरूर रखना है। दूसरी बात, विलियम शेक्सपियर को बोला क्या क्या जाएगा? तो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, बार्ड ऑफ एवॉन, बार्ड ऑफ एवॉन, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, द बार्ड, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। यह सब बोला जाता है किनको भैया? विलियम शेक्सपियर साहब को। अब आइए यहां, किंग लियर। किंग लियर आपका ट्रेजेडी है ना, और ये आपको लिखा, पब्लिश कब हुआ है? 1605 1606, यानी इन जैकोबियन एज। मैकबेथ और हैमलेट ये पब्लिश कब हुआ है? तो ये तो प्ले बहुत पहले हुआ, पब्लिश जो हुआ है, प्रिंट जो हुआ 1623 में, यानी जॉन किट्स बोल रहा हूं, विलियम शेक्सपियर के डेथ के बाद पब्लिश हुआ। प्ले तो बहुत पहले किया गया है ना, पब्लिश 1623। ये लाइन जो है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, तो ये आपका हैमलेट, हैमलेट किंग ऑफ डेनमार्क, किंग ऑफ डेनमार्क, जरूर आप पढ़े होंगे इसके बारे में। ये आपका है सीसी फॉर कैनेडा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आइए आगे, 33, ऑर्डेंस द सी एंड द मिरर इज अ रिस्पॉन्स टू। W.H. ऑर्डेन का एक वॉक है द सी एंड द मिरर। W.H. ऑर्डेन पूरा नाम क्या है? W.H. ऑर्डेन। W की बात करेंगे तो विस्टन, विस्टन, ह्यूज और ऑर्डेन। इनका एक वॉक है द सी एंड द मिरर इज अ रिस्पॉन्स टू, यानी किसके लिखने के बाद इन्होंने द सी एंड द मिरर वैसे ही लिखा? शेक्सपियर, मिल्टन, इट्स। विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है टेम्पेस्ट, एक प्ले है, और टेम्पेस्ट में क्या है? समुद्री तूफान के बारे में बात की जाती है। अटलांटिक ओशियन की बात है, वहां पे एक कंट्री है बरमूडा, वहीं पर एक तूफान आता है और
उसी बेसिस पे वहां के इवेंट को उन्होंने टेम्पेस्ट में लिखने का काम किया। और टेम्पेस्ट से ही आपका ये आता है द सी एंड द मिरर, मतलब आता नहीं है, W.H. Auden इससे इंस्पायर होकर ये लिखने का काम किए। तो विलियम शेक्सपियर साहब का टेम्पेस्ट। मिल्टन की बात करेंगे, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन कब पैदा हुए हैं? 1608 टू 1674 में। जॉन मिल्टन बहुत ही इमेजिनेटिव राइटर थे, है ना। और इनका मैग्नम ऑपस क्या है? पैराडाइज लॉस्ट, जो कल वाले सेशन में भी हमने आपको बताया। पैराडाइज लॉस्ट, कल का जो सेशन नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है आपको। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। इनका एक और वर्क है एरियोपैगिटिका, जिसको 1644 में पब्लिश किया गया फ्रीडम के लिए। ये सब आप ध्यान में रखेंगे, मैं नाम लिख देता हूं। पैराडाइज लॉस्ट की बात करेंगे, फिर इनका वर्क है पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज लॉस्ट के 2 वॉल्यूम्स हैं, एक में 10 बुक है और एक में 12 बुक्स हैं। पैराडाइज रिगेन्ड में आपका 4 बुक्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इनका एक वर्क है एरियोपैगिटिका, एरियोपैगिटिका। और फिर इनका एक वर्क है लाइसिडस, और लाइसिडस एक एलिजी पोयम है। और एलिजी क्या होता है? सैड पोयम, जो जॉन मिल्टन अपने दोस्त एडवर्ड किंग के डेथ पे लिखे। फिर आपका यहां पर आया है इट्स, यानी कि WB इट्स, विलियम बटलर इट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। पूरा नाम क्या है इनका? विलियम, फिर आपका क्या है? बटलर और इट्स। विलियम बटलर इट्स जो हैं 1865 में पैदा होते हैं और 1939 में इनकी डेथ होती है। और विलियम बटलर इट्स को मॉडर्न एज का राइटर माना जाता है। और लंदन में विलियम बटलर इट्स और इनकी एक दोस्त थी लेडी ग्रेगरी, प्लस करके लिखा है मैंने, लेडी ग्रेगरी, दोनों ने मिलके एक थिएटर सेटअप किया और उस थिएटर का नाम है एबे थिएटर। एबे थिएटर। तो एबे थिएटर के फाउंडर कौन? विलियम बटलर इट्स और इनकी एक दोस्त लेडी ग्रेगरी। विलियम बटलर इट्स को 1923 में नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज भी मिला। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्लियर है मामला? चलिए, आंसर तो अपन का था ए फॉर आगरा। द मिस्ट्री प्लेज डिल्ट विद, मिस्ट्री प्ले मिडिएवल टाइम में लिखा जाता था, मिडल टाइम में, मिडल एज में, भर भर के मिडल एजेज में, इसी को मिडिएवल कहते हैं। और ये किस चीज की बात करता है? मिडिएवल थीम्स की नहीं, मिडिएवल एज में लिखा जाता था, तो मिडिएवल थीम्स नहीं, बिब्लिकल थीम्स के बारे में बात करता था, है ना। बाइबल से रिलेटेड बातें होती थी, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। टेनिसन्स द प्रिंसेस डील्स विद द थीम ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। पूरा नाम क्या है इनका? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो आपके हुए, ये 1809 में पैदा हुए और 1892 में इनकी डेथ हुई। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं, इन्हें आप विक्टोरियन एज का राइटर मानते हैं। और विक्टोरियन एज के राइटर में सबसे ज्यादा समय तक, यानी 1850 से 1892 टोटल आपका होता है 42 ईयर्स, यानी 42 साल ये पोएट लॉरेट रहे। कहां के? तो इंग्लैंड के, पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। यानी विक्टोरियन एज में सबसे लंबे समय तक पोएट लॉरेट रहने वाले राइटर अगर कोई हैं तो वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। इनका एक वर्क है द प्रिंसेस, जो कि पब्लिश हुआ है 1847 में विद द थीम ऑफ, उसका थीम क्या है? द न्यू वुमन के बारे में, एरिस्टोक्रेटिक वुमन के बारे में, इलिटरेट वुमन के बारे में। तो ये जो नए बच्चियां हैं उनके बारे में लिखने का काम कर रहे, नई बच्चियां जो हैं। ए फॉर आगरा। हु ट्रांसलेटेड द इंटायर महाभारत इनटू इंग्लिश? इंटायर महाभारत KM गांगुली। इंटायर महाभारत की बात करेंगे तो KM गांगुली, इन्होंने इंटायर महाभारत ट्रांसलेट किया। RK नारायण नहीं, विक्रम सेठ नहीं, P लाल, पुरुषोत्तम लाल। तो ये जो है कंप्लीट इंटायर, अगर इंटायर वर्ड नहीं होता, है ना, ये 16 या 18 वॉल्यूम्स कंप्लीट किए थे महाभारत को ट्रांसलेट करने में,
है ना, लेकिन इंटायर वर्ड लिखा हुआ है तो इंटायर तो के एम गांगुली किए हैं, है ना। पुरुषोत्तम लाल 16 या 18 वॉल्यूम्स में किए हैं, है ना। मैं उसमें कंफ्यूज हूं 16 या 18, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। आप एक बार गूगल पे चेक कर लेना कि पुरुषोत्तम लाल ने कितने वॉल्यूम्स में महाभारत को ट्रांसलेट करने का काम किया। 16 या 18 वॉल्यूम्स ये कंप्लीट कर पाए थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं था, वो इनकंप्लीट रह गया था, इसलिए पी लाल का नाम यहां पर नहीं देंगे, बिकॉज सवाल आया है इंटायर, और इंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि संपूर्ण। ध्यान आप रखेंगे, तो पी लाल नहीं, इंटायर में के एम गांगुली, ध्यान रखना है। आगे आइए, अब देखिए यहां पे लिटरेचर का ये क्वेश्चन था, और ये देख लो यहां पर, ये धाकर बैच है आपका इंग्लिश लिटरेचर का। अभी तो आप मेरे साथ एमसीक्यू फॉर्मेट पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे। इस धाकर बैच में 6 to 8, 9, 10, 11, 12 को लेके आप बात करते हैं लिटरेचर के रिगार्डिंग, और इसकी फी कितनी है 499, और ये आपको मिलता कहां है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे, धाकर बैच इंग्लिश लिटरेचर का। अब देखिए, अगर आज या कल तक में आप परचेज करेंगे तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपको ऑफर भी दिया गया है, मकर MAKAR 20 यानी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो किन्हीं को अगर लिटरेचर में डर वगैरह लगता हो तो आप इस बैच में आके लिटरेचर को धाकर तरीके से पढ़ सकते हैं। अब बंधु आ जाइए कहां पे, अब आपको आना है यहां, ये क्या है हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जिनमें होता है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम, लेकिन हम आपको प्रॉब्लम में रहने देंगे नहीं। कितने का आएगा, 499 का है, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, देख लो कितने का आता है। चलिए, सैमसन एगोनिस्ट, वेरी गुड, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ ऑफ रिफॉर्मेशन। चलिए, न्यू बैच 6 to 8 में लिटरेचर होगा, हां बिल्कुल होगा, आप उस बैच में हैं क्या, क्या नाम है आपका, गीतांजलि सिंह। आइए यहां कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, बहुत सारे बच्चों को होता है प्रॉब्लम, ध्यान से देखिए। द आर्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज नॉट इजी टू मास्टर। एकेडमिक राइटिंग यानी लिखना, आपको लिखना है, और यह आसान काम नहीं है, और इस पे मास्टर हो जाना यह आसान नहीं है, यह बोला गया। इट इज अ फॉर्मल स्किल, अब इट किसके लिए है, तो आप एकेडमिक राइटिंग के लिए। इट इज अ फॉर्मल स्किल विच रिक्वायर्स, ये एक फॉर्मल स्किल है जिसमें क्या नीड होती है, प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रीसीजन का मतलब होता है टू द पॉइंट लिखना है, सही सही आपको लिखना है, एंड इज परफेक्टेड बाय कॉन्टिन्यूअस एंड डेडिकेटेड प्रैक्टिस। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी सही तरीके से आप लिख सकते हैं। एकेडमिक राइटिंग इज द स्किलफुल एक्सपोजिशन। अब एक्सपोजिशन वर्ड कहां से आया, एक्सपोज करना, और एक्सपोज यानी अपनी भावनाओं को बाहर निकालना अपने लिखनी के माध्यम से। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आर्गुमेंट, जिस भी चीज पे आप आर्ग्यू करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। विच द राइटर हैज केयरफुली रिसर्च्ड एंड डेवलप्ड ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। सस्टेन्ड का मतलब लगातार उस पीरियड के दौरान आप काम करते हैं उस पॉइंट पे। तो एकेडमिक राइटिंग इज द स्किलफुल एक्सपोजिशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आर्गुमेंट विच द राइटर हैज केयरफुली, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, केयरफुली आपका एडवर्ब, हैज केयरफुली रिसर्च्ड एंड डेवलप्ड ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, लगातार आप काम कर रहे। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, और यहां पर टाइम आपको बहुत लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, यानी टाइम खाता है। एंड डिमांड्स पेशेंस, धैर्य होना चाहिए, और परसिवरेंस, अंतिम समय तक लगन होनी चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे, अदरवाइज आप लिख नहीं पाते। बट द जॉय ऑफ रीडिंग एंड शेयरिंग विद अदर्स, द जॉय ऑफ रीडिंग, पढ़ने का जो मामला है, जो जॉय करते हैं, शेयरिंग विद अदर्स वंस सक्सेंटली। सक्सेंट का मतलब होता है कम बोलना, लेस स्पीक मोर सेंस, कम बोले लेकिन बहुत ज्यादा बोल गए, है ना, अर्थपूर्ण बोलना। कंपोज्ड पीस ऑफ आर्गुमेंट इज इनकंपैरेबल, अतुलनीय जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। बिफोर बिगिनिंग टू राइट, लिखने से पहले द राइटर मस्ट आस्क हिमसेल्फ, अब यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइटर को खुद से पूछना चाहिए ऑफ फ्यू क्वेश्चंस, कुछ सवाल। व्हाई एम आई राइटिंग, मैं क्यों लिख रहा हूं। व्हाट इज इट दैट आई इंटेंड टू शेयर विद अदर्स, क्या है ये जो मैं दूसरों से शेयर कर रहा हूं। व्हाट पर्पस विल माई राइटिंग सर्व, पर्पस क्या है लिखने का। हैव आई रेड एनफ अबाउट द टॉपिक और थीम अबाउट विच आई एम गोइंग टू राइट, क्या मैंने उस चीज के बारे में पर्याप्त पढ़ा है जो मैं लिखने जा रहा हूं। इफ वन इज हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब क्या होता है, हिचकिचाहट, अंडर कॉन्फिडेंट। टू आंसर इवन वन ऑफ द एफोरमेंशन्ड क्वेश्चंस, जो सवाल आपने किया है खुद से,
फोर मेंशन्ड, पहले मेंशन किया गया, और उसका जवाब देने में आपके अंदर हेजिटेशन है, वन बेटर नॉट राइट एट ऑल, तो बेहतर यह होगा कि आप ना लिखें। बिकॉज एकेडमिक राइटिंग इज अ सीरियस एक्टिविटी, ये एक सीरियस एक्टिविटी है। इट मेक्स वन पार्ट ऑफ अ शेयर्ड कम्युनिटी ऑफ रीडर्स एंड राइटर्स हु विश टू डिसिमिनेट, डिसिमिनेट का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट, प्रसारित होना, एंड लर्न फ्रॉम वेल आर्ग्यूड पीसेस ऑफ राइटिंग, है ना। आप कुछ लिखेंगे, सामने वाला पढ़ेगा, गलत लिखोगे, कैसे पढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखना होता है। आगे बोला गया वेल आर्ग्यूड पीसेस ऑफ राइटिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे शुड टेक द फॉर्म ऑफ। अब आर्गुमेंटेटिव, जहां पे आर्गुमेंट की जाए, शुड प्लास्टिक बी बैंड, क्या प्लास्टिक को बैंड कर देना चाहिए, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। तो इसकी शुरुआत, इसका पैटर्न क्या होगा, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, विच शुड बी अराउंड 10% ऑफ द एंटायर ऐसे, और आपका जो इंट्रोडक्शन है वह पूरे ऐसे का 10% इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे। द इंट्रोडक्शन शुड फंक्शन एज द हुक, हुक का मतलब क्या होता है, इनिशिएट करना, कोई भी हुक है ना, जो आपको ओपन करने की बात करे, वहां से आप बात को ओपन कर रहे, हुक का मतलब होता है किसी चीज को ओपन करना। विच ड्रॉ, जो ड्रॉ करता है, डिजाइन देता है, द रीडर इन द होल्ड्स हिज अटेंशन। अब इंट्रोडक्शन इतना बढ़िया होना चाहिए कि सामने वाले का ध्यान केंद्रित हो जाए। क्लियर। द बॉडी, अब आते हैं बॉडी में, इंट्रोडक्शन के बाद शुड इंक्लूड कोजेंट, कोजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग, इस भाषा में लिखेंगे कि सामने वाला समझे उस चीज को, एंड कोहेरेंट, बिल्कुल सीक्वेंस में, लॉजिक के साथ, लिंक्ड पैराग्राफ्स एंड द कंक्लूजन, और लास्ट में क्या, कंक्लूजन। तो पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, शुड रीस्टेट द आर्गुमेंट एंड ऑफर अ सब्सटेंशियल एंडिंग टू दिस स्पीच, और लास्ट में उसको क्या करेंगे, एंड करेंगे। ये बोला गया आपका। व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग क्या है, एकेडमिक राइटिंग इज द स्किलफुल एक्सपोजिशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आर्गुमेंट, ये तो होगा ही। इट इज इनफॉर्मल, नहीं, एकेडमिक राइटिंग फॉर्मल होता है। इट इज नॉट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव होना चाहिए, इंक्लूसिव का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, कंप्लीट फॉर्म में हर एक बात को, इंट्रोडक्शन भी, बॉडी भी, कंक्लूजन भी। तो भैया आंसर हमारा हो जाएगा ए फॉर आगरा। व्हाई इज रीडिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग, है ना, व्हाई इज रीडिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग, राइटिंग के लिए लिख पढ़ना क्यों जरूरी है। इट इज एन इनिशियल स्टेज फॉर एनी स्टूडेंट, ये इनिशियल स्टेज है किसी स्टूडेंट के लिए। रीडिंग अबाउट वन स्टूडेंट टॉपिक, जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं, जो आपने चुना है उसके बारे में पढ़िए। इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, सिंस इट टेल्स द रीडर, जो रीडर से कहता है, अबाउट व्हाट हैज ऑलरेडी बीन आर्ग्यूड, यानी आपने जो लिखा है सोच समझ के लिखा है कि नहीं लिखा है। इट इज अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, बिल्कुल भी नहीं। व्हाई शुड वन आस्क वन सेल्फ द क्वेश्चंस मेंशन्ड इन द सेकंड पैसेज, बोला व्हाई शुड वन आस्क वन सेल्फ, खुद से कोई क्यों पूछ रहा है सवाल, जो सवाल पूछा गया। वन मस्ट आस्क वन सेल्फ certain questions before writing in order to get a sense of clarity about one's purpose behind writing, ये तो आपका होगा ही होगा। One must ask oneself certain questions after writing, लिखने के बाद नहीं, लिखने से पहले पूछना है। One must ask oneself certain questions during writing, लिखने के दौरान नहीं, लिखने से पहले। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सी भी नहीं होना है। What are the components of a structure of an argumentative essay, क्या कंपोनेंट होना चाहिए, क्या क्या उसमें होनी चाहिए। तो कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, बॉडी। तो कंक्लूड पहले ही कर देंगे, निष्कर्ष पहले निकलेगा, नहीं, बॉडी बीच में नहीं। द पार्ट्स, पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कनाडा। और 40 में व्हाट इज सिनोनिम ऑफ प्रिसीजन, प्रिसीजन वर्ड आपका नाउन है, इसका मीनिंग होता है प्रिसाइज, और प्रिसाइज वर्ड का मीनिंग होता है टू द पॉइंट, टू द पॉइंट यानी मुद्दे पे बात करना। तो उसके लिए हो जाएगा एक्यूरेसी भी होना चाहिए और एग्जैक्टनेस सही भी होना चाहिए, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड का मीनिंग होता है डिले, यानी कि देर कर जाना, ये आप ध्यान में रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका है डी फॉर दिल्ली। चलिए मुझे फटाफट टकाटक बताइए सेशन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, तुरंत बताइए आप लोग स्पीड में। चलिए बताइए, कोई डाउट। शानदार सेशन। सर कल क्लास होगा ना, हाँ बिल्कुल कल क्लास होगा। चलिए नाइस सेशन। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।